हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकेंडरी क्लासेज में। हम लोग यहाँ क्लास 10th याद रखिएगा, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भूगोल विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, संसाधन विकास एवं उपयोग। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि अभी से ही प्रिपेयर करना होगा हमें एग्जाम की तैयारी कर लिए। तो आते हैं, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे। पहला प्रश्न जो दिया गया है, संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, किसने कहा था। इस बात को किसने कहा था कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स फिशर ने कहा था। किसने कहा था? तो ये जेम्स फिशर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। और ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं? तो जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव यानी जीवित, अजैव यानी मृत, यानी जैव यानी सजीव बोल सकते हैं, अजैव यानी निर्जीव बोल सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य एवं अन्य प्राणी किस प्रकार के संसाधन हैं? किस प्रकार के ये भी सभी संसाधन है? तो ये जितने भी संसाधन हैं सब जैव संसाधन है। वो भी ऊपर पूछा गया, जैव यानी जीवित। तो बताइए, मनुष्य जीवित है, वनस्पति भी जीवित है, मत्स्य भी जीवित है, और जितने भी प्राणी हैं सब जीवित है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो संसाधन पुनः चक्रीय न है उसे कहते हैं, जो चक्रीय न है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगर जो चक्रीय पूछ दिया जाएगा तो उसका हो जाएगा आपका नवीकरणीय, और जब पूछा जाएगा अचक्रीय या चक्रीय नहीं है तो हो जाएगा अनवीकरणीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नीचे दिया गया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल, वन व वन जीव एवं समुद्री जीव किस प्रकार के संसाधन है? ये सभी किस प्रकार के संसाधन हो जाएंगे? तो ये सभी राष्ट्रीय संसाधन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संसाधन यानी देश की संपत्ति है, भूमि, खनिज पदार्थ, जल, वन जीव एवं समुद्री जीव। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं? तो ये 4 तरह के होते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ये 4 तरह के कौन कौन से होते हैं आप। नेक्स्ट है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने, याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किसने सम्मेलन शुरू किया? संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले जो सम्मेलन किया था वो किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपके बुक में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट है, सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किन की विचारधारा प्रस्तुत की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की विचारधारा प्रस्तुत किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर के द्वारा लिखा गया है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट है सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित किया गया। ये प्रकाशित कब किया गया था, याद रखिएगा कब प्रकाशित किया गया था। क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1974 में, 1974 में, 1974 में सुमेसर की पुस्तक प्रकाशित की गई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या सही जवाब हो जाएगा। और वीवीआई प्रश्न है, ये हुआ था ब्राज़ील में। कब हुआ था, 1992 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में ये आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस बात पे और इसमें घोषणा पत्र क्या रखा गया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। यानी ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हुई थी, वन संरक्षण पर चर्चा हुई थी, जैव विविधता पर भी, और कार्यक्रम जिसको एजेंडा 21 के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पर भी चर्चा हुआ था। और ये सब पत्र पे, घोषणा पत्र पे समझौते हुए थे। नेक्स्ट है 17 नंबर है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन बहुत बार किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय, जो कि 5 साल के बाद किया गया था। तो 1992 में 5 जोड़ा जाएगा तो 1997 हो जाएगा। काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा सभी बच्चों को, 1997 में हुआ था। अच्छा, ये आयोजन हुआ कहाँ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, प्रश्न आ ही गया। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, और दूसरा हुआ है न्यूयॉर्क में। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये सारे प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं। कहाँ पे आयोजन किया गया था ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा उस सम्मेलन का नाम रखा गया था क्योटो सम्मेलन, जो कि जापान में हुआ था। और किस लिए हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये समझौता की आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, क्या सही जवाब हो जाएगा, तो संसाधन के नियोजित दोहन से होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद है संसाधनों के नियोजित दोहन से होगा, उसी को हम लोग डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर है कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चों। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है जिसे आप पुनः चक्रण नहीं किया जा सकेगा, याद रखिएगा। और इसे बनने में काफ़ी समय लगते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है वो है खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। एग्जाम में प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है, तो कौन नहीं होगा। वन प्राकृतिक है, नदियाँ प्राकृतिक है, नगर प्राकृतिक नहीं है, याद रखिएगा। खनिज भी प्राकृतिक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बच्चों, सही जवाब हो जाएगा ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है लौह। जोग जलप्रपात जल की धारा किस ओर बहती है, किस ओर है, यानी किस ओर, यानी भारत के किस क्षेत्र में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस क्षेत्र में है, यहाँ प्रश्न हो गए। तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात जलधारा जो है वो भारत के पश्चिमी घाट में है। भारत के पश्चिमी घाट में कर्नाटक में है। अगर आपसे राज्य पूछ दिया जाएगा तो बच्चों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो याद रखिएगा ये जो संपत्ति होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर, जिसे हम लोग 12 मील बोल सकते हैं। जिसे हम लोग कितना मील बोल सकते हैं, 12 मील बोल सकते हैं। और एक मील में, एक समुद्री मील में कितना होता है, तो 1852 होता है, याद रखिएगा। एक समुद्री मील में 1852 होता है, यानी 1 किलोमीटर 852 मीटर होता है।
इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किसका जो संसाधन है जो भी वो सीमित है? तो खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा, पानी। तो सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो तेल है वो सबसे सीमित संसाधन है। तेल क्या है? सीमित संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खनिज तेल। नेक्स्ट है कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009 किस देश में हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है। कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन किस देश में हुआ 2009 में? सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का? तो ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क हो जाएगा। याद रखिएगा, डेनमार्क के देश में कोपेनहेगन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन की कौन कौन सी प्रक्रिया है? संसाधन की नियोजन करने की कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना बिल्कुल है, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना ये भी है, और समुचित विकास के लिए उचित तकनीकी अपनाना ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। विश्व में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन कौन उत्सर्जित करता है? अमेरिका उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला जो देश होगा वो अमेरिका होगा। 31 नंबर है +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 5 साल के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो हमने देखा था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 जो हुआ था वो 5 साल के बाद हुआ था, इसीलिए इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान सा सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को प्रत्येक साल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 33 नंबर है प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था? शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और स्टॉकहोम किस देश में है? तो स्वीडन है। याद रखिए, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, याद रखिएगा। ब्रुंडसलैंड कमीशन ने प्रकृति संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग का विवेचन किस पुस्तक में किया? तो ये पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम यहाँ पे बताना है। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक ब्रुंडसलैंड द्वारा कमीशन के द्वारा ये लिखा गया था। और ये लिखा कब गया था? तो 1987 में ये पुस्तक को लिखा गया था। तट रेखा से कितनी समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? यानी अपवर्जक यानी वहाँ पे रोक होता है, कितने किलोमीटर के बाद वहाँ पे रोक हो जाता है। तो सही जवाब 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 200, याद रखिएगा 200 मील तक। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सकता है परंतु किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता है, वो किस प्रकार के संसाधन होते हैं? तो वो किस प्रकार के संसाधन होते हैं? वो संभाव्य संसाधन होते हैं, जिनके बारे में मालूम तो है लेकिन उनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डालेगा? सिंपल सा प्रश्न है, जाहिर सी बात से दूषित जो जल होगा यानी खराब जो पानी होगा वही क्या करेगा? मछलियों के अस्तित्व को खतरा में डालेगा। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा है? देखिए, दो तरह का ऊर्जा होता है, एक परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को। और नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय हैं और इन्हीं को गैर परंपरागत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? तो परंपरागत इसे अनवीकरणीय बोल सकते हैं, तो बोला जाएगा कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, ये तीनों क्या है? अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए। धन्यवाद।